हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपसे अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फिजिक्स की तैयारी कैसी करनी है, ठीक है, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे डेरिवेशन समझना है वगैरह। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। और आज इंग्लिश में मैं लिटरेचर पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इंग्लिश में बेसिकली आपके दो पार्ट हैं, लिटरेचर और ग्रामर। तो आज मैं लिटरेचर की बात करने वाला हूँ और इसके अगली वीडियो में ग्रामर की बात करूंगा। तो लिटरेचर में अगर आप देखेंगे आपके तीन पोर्शन होते हैं। एक होता है प्रोज, एक होता है पोएट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। तो अगर मैं किस पोर्शन से कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसकी बात करूं तो प्रोज से आपके शॉर्ट आंसर आते हैं दो, ठीक है। दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क के, और एक लॉन्ग आंसर आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 मार्क का, ठीक है। सप्लीमेंट्री में भी सेम फॉर्मेट रहता है। शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं आपके दो क्वेश्चन 4 मार्क के, और लॉन्ग आंसर टाइप के जो होता है वो होता है आपका 7 मार्क का एक क्वेश्चन। तो ये आपका 15 मार्क का होता है टोटल, ये आपका 15 मार्क का होता है। और जो पोइट्री में आपका एक सेंट्रल आइडिया आता है, ये आपका 4 मार्क का होता है। और आपका एक स्टैंजा आता है, ठीक है, पैराग्राफ टाइप का। जैसे हिंदी में पद्यांश होता है वैसे आपके पोयम का एक स्टैंजा आता है। और 3 क्वेश्चन होते हैं आपके 2-2 नंबर के, ठीक है। तो आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। टोटल ये आपका 10 मार्क का होता है। तो अगर आप पूरा पोर्शन देखेंगे तो ये आपका 40 नंबर का होता है, और 60 नंबर का आपका जो ग्रामर और अनसीन पैसेज का होता है। तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इनकी, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो आपके चैप्टर है सप्लीमेंट्री और प्रोज में, ठीक है, उनको आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको हर चैप्टर की समरी पढ़ना है। अभी आपको समरी कैसे पढ़ना है, तो आप क्या करिए, आप जो क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक में हर चैप्टर की समरी हिंदी में दी होती है, इंग्लिश में दी होती है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन बैंक से हिंदी में समरी को पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको समरी हिंदी में समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चन बैंक से, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब में जाइए, आप जो उस चैप्टर की समरी, चैप्टर नाम डालिए, समरी डालिए, आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो उसकी आप समरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अगर मान लो आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप एनिमेशन वीडियो देख सकते हो। एनिमेशन वीडियो में बेसिकली क्या है कि जो भी हो रहा है, ठीक है, वो उसको विजुलाइज करके दिखाते हैं। इसमें आपको विजुलाइज करके दिखाते हैं जो भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी वाला जो आपका चैप्टर है, तो उसमें उस टाइम पे जो जैसे किसान कैसे बैठक लग रही है, कैसे डंडे मार रहे हैं, ठीक है, कैसे गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे वो उस टाइप का 1920 के 25 के आसपास का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उस टाइप का सेट करके, ठीक है। तो उस टाइप का कोई लास्ट लेसन है तो उसमें कैसे स्कूल है, कैसे डेस्क वगैरह रखी हुई है, कैसे वो चल रहा है, तो पूरे विजुलाइज करके आपको दिखाते हैं। तो उससे क्या है कि समझने में और जल्दी समझ में आ जाता है, और आपको जो माइंड में है वो काफी देर तक मतलब रहता है, ठीक है, क्योंकि आप विजुलाइज करके देख रहे हो। तो सबसे अच्छा, तो अगर आपको नॉर्मली समरी वीडियो देख के समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बैंक से जो आपकी समरी है उसको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एनिमेशन वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसका जो आपको समरी आपने देख ली, वीडियो देख ली, ठीक है, एक बार समझ में आई, एक दो बार और देख लीजिए। इसके आगे आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक में आप जो है हिंदी में जो आपकी समरी है उसको पढ़िए। हिंदी में आपको, आपने जो समरी पढ़ी, उसके बाद आप क्या करिए, आप दो ऑप्शन है, आप एक क्या कर सकते हो कि आप सीधे जो इंग्लिश की समरी है वो पढ़ सकते हो, या फिर आप सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने हिंदी में समरी पढ़ी, उसके बाद उस समरी को आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगी, समझ में जितना भी आ जाएगा। एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है लाइन टू लाइन। आपको बेसिकली एक मोटा आइडिया होना चाहिए कि समरी है, आप 1-1.5 पेज की समरी लिख पा रहे हो, समझ रहे हो, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से मेन इवेंट हो रहे हैं, कौन कौन से मेन फैक्ट हैं, उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप जो फैक्ट्स हैं उनको याद कर लीजिए, कौन सी डेट में क्या हुआ, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। इसके बाद आप क्या करिए कि संडे टू संडे, हफ्ते में एक बार या दो बार, जैसे आपके पास टाइम मैनेज कर सको, आप जो है वो हिंदी में आपने जो पढ़ा उसको आप जो हर एक सेंटेंस को सेंटेंस वाइज अपने मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। जो समरी आपने हिंदी में पढ़ी, समरी जो हिंदी में पढ़ी आपने, उसको आप ट्रांसलेट करिए, और सेंटेंस वाइज।
ठीक है। एक एक सेंटेंस जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे वर्ड होंगे जिसके आपको इंग्लिश नहीं पता मीनिंग, ठीक है। तो उनको आप वहां पे ऐसे आप जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे आपने लिखा कि ही इज, और मान लो कोई वर्ड की नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे आप ना आगे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसका जब आपको पूरी समरी बन जाए, आप कन्वर्ट कर लो हिंदी टू इंग्लिश, तो आप देखेंगे कई सारे वर्ड होंगे जिसके आपको इंग्लिश नहीं पता होगी, नो प्रॉब्लम। कई सारे सेंटेंस होंगे जो गलत होंगे। आप क्या करिए कि उसके बाद जो आपकी इंग्लिश में समरी है क्वेश्चन बैंक से, आपकी जो नोट्स हैं, ठीक है, अगर सर ने लिखवाई हो, ठीक है, उससे आप कंपेयर कीजिए। उससे आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कई सारी गलतियां हैं, ठीक है। ग्रामेटिकली जैसे यहाँ पे इज का यूज होना था, यहाँ पे इसका यूज होना था, आपने आर का यूज कर लिया। या फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाना था, आपने पास्ट परफेक्ट में बना दिया, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना था, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बना लिया। तो ऐसी कई सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, सेंटेंस में, ठीक है। तो उसमें आप घबराइए मत, आप जो देखिए कहाँ का गलती की आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो आपके वर्ड्स नहीं बने हैं उनकी आप स्पेलिंग देख लीजिए इंग्लिश में कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर मान लो नहीं मिल रहा वो वर्ड आपको क्वेश्चन बैंक में या समझ में नहीं आया तो आप गूगल में देख लीजिए, कोई इजी वर्ड आपको मिल जाएगा, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। जो आप कंपेयर करेंगे जहां पे आपने गलती की उसको देखिए, उसको सुधारिए। फिर आप अगले हफ्ते या 2-3 दिन बाद आप फिर से समरी वो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करिए। जब आप ऐसा 2-3 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो गलतियां हैं वो सुधर रही हैं, ठीक है। और आपकी जो गलतियां हैं वो सुधर रही हैं और आप जो है परफेक्ट नहीं लेकिन नियरली परफेक्ट पहुंच रहे हैं। मतलब जो आपकी ओरिजिनल जो इंग्लिश में जैसे लिखनी चाहिए आपको सेंटेंस विद सारे सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, वो आप पहुंच जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। इससे आपको क्या फायदा होगा इस क्रिएटिविटी से? इससे आपको 3 चीजों में फायदा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो आपका अगर आप देखेंगे पूरा पेपर तो उसमें आपका जो एक आता है आपका लॉन्ग आंसर, जो ही मैंने आपको बताया। दूसरा आता है आपको आर्टिकल 10 नंबर का, और एक आता है आपका 5 नंबर का स्टोरी बनाने को, ट्रांसलेशन। हिंदी में सेंटेंस दिए तो इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। इन तीनों में आपको क्रिएटिव राइटिंग की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग आंसर में क्या है आपके यहाँ पे 6-5 चैप्टर हैं, सप्लीमेंट्री में आपके 6-7 चैप्टर हैं, ठीक है। और आपके 2 लॉन्ग आंसर आते हैं, उसमें से एक करना होता है। और हर चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको 4 से 5 लॉन्ग आंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे लॉन्ग आंसर आपको कितना लिखना है? 1.5 पेज लिखना है, मतलब मिनिमम 1 पेज लिखना है। लॉन्ग आंसर आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है, ठीक है, मिनिमम 1 पेज, क्योंकि आपका ये 7 नंबर का होता है। तो उस आपको, और जो आंसर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यू देख के, तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका जो आंसर है वो आपके 6-7 लाइन के इक्वल होता है। जो रियल आंसर होता है उसको आपको बढ़ा चढ़ाकर 1 से 1.5 पेज में बनाना है। इसलिए यहाँ पे आपको क्रिएटिव राइटिंग होगी। इसमें क्या, अगर आपको समरी पता है तो आप उसको कन्वर्ट करके लॉन्ग आंसर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको फायदा होगा, क्योंकि आप जब आपको हिंदी में सेंटेंस पता है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ फायदा होगा। दूसरा आपका आर्टिकल में फायदा होगा। आर्टिकल में हम जानते हैं कि 3 ऑप्शन में आते हैं और बहुत सारे, मतलब कई सारे टॉपिक हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक जैसे आतंकवाद है, टेररिज्म है, बेरोजगारी है और नई शिक्षा नीति है। कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो बहुत सारे आर्टिकल्स याद करना रटना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आप भी जानते हो। और आर्टिकल आपको 2 पेज 2-2.5 पेज लिखना पड़ता है, तो आप पूरा याद भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे आपको क्रिएटिव राइटिंग काम में आती है। वहां पे अगर आपको हिंदी में पता है कि इसके बारे में ये सब है, क्योंकि हमें नॉर्मली हिंदी में पता होता है कि हाँ यहाँ पे ये है, वहां पे वो। अगर हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो पेपर में आ जाता है मान लो, तो हम उसको हिंदी में सोच के, अगर हमने ये किया है कि मतलब हम हिंदी में इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं हर सेंटेंस को, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो क्रिएटिव राइटिंग है वो बढ़ेगी। तो उसमें अगर आपको हिंदी में पता है तो उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे। परफेक्ट नहीं होगा लेकिन नियरली परफेक्ट होगा, क्योंकि आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ये यूज होता है, कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो वहां पे आपको इसमें फायदा होगा क्रिएटिव राइटिंग का। तीसरा है आपका स्टोरी में। स्टोरी में अगर आप देखेंगे तो यही आप करते हैं, हिंदी में आपको सेंटेंस दिए होते हैं और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको फायदा होगा। तो इसलिए आप क्या करिए, समरी के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन बैंक की समरी पढ़िए हिंदी में, ठीक है। अगर मान लो वो समझ में नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, आप यूट्यूब में जाइए, वीडियो देखिए समरी के। वो भी समझ में नहीं आई, आप एनिमेशन वीडियो देखिए। एक बार समझ में नहीं आया, 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब एक बार समझ में आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये कैरेक्टर है, ठीक है, लास्ट लेसन में है। तो कौन कौन से, एम हेमिल एक कैरेक्टर है, ठीक है, फ्रेंच एक कैरेक्टर है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से इवेंट हैं, कौन कौन से देश के नाम जिनके बीच में हो रहा है उनके नाम क्या है, ठीक है। और किस, मतलब एक मोटा आपको एक वो बन जाएगा कि एक फ्रेम बन जाएगा कि इसमें ये हो रहा है। फिर आप जो क्वेश्चन बैंक की हिंदी में समरी पढ़िए,
ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे फिर उसके बाद आप अपने मन से हिंदी की समरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए सेंटेंस वाइज। कई सारी गलतियां होंगी, कई सारे वर्ड नहीं बनेंगे, लेकिन आप कंपेयर करिए, जो भी गलतियां उसको अंडरलाइन करिए, उसको फिर आप जो है आगे फिर आप उसको क्या करेंगे, जब बार बार 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको नियरली परफेक्ट होगा। इससे आपको क्या होगा कि आपको जैसे मैं बताया लॉन्ग आंसर में फायदा होगा, आर्टिकल में फायदा होगा, स्टोरी में फायदा होगा, ठीक है। सो इसमें और आपको फैक्ट्स याद कर लेने हैं, ठीक है। इसका वजह से अगर आपको मतलब फैक्ट्स भूल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो या ठीक है, उसमें एक डायरी बना सकते हो हर चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनका रोल क्या है मेन, ठीक है, और कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, कौन कौन सी लाइक डिटेल, जैसे इस तारीख में ये हुआ, ठीक है, ये गांधी जी वाला है तो लाइक कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन किससे मिला, कहाँ पर मिला, ये जगह का नाम, डेट का नाम, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा कि रिवीजन करने में इजीनेस होगी। तो आप फैक्ट्स जो है आप उनका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप जो है आपका समरी याद कर लेना है। इसके बाद जो अगर आप देखेंगे शॉर्ट आंसर, उनकी तैयारी कैसे करना है, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो 2 शॉर्ट आंसर आते हैं, ठीक है, और 3 में से आपको 2 करना होता है। 3 आपके क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपको 2 करना होता है। हर चैप्टर में आपको नॉर्मली 10 से 15 शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, और कई सारे चैप्टर्स हैं तो सारे याद करना ऐसे रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करिए, तो आपका जो है शॉर्ट आंसर है तो उसमें आपको बेसिकली 40 वर्ड लिखना होता है, तो आपको 4 से 5 लाइन लिखना है, ठीक है। शॉर्ट आंसर के लिए आपको 4 से 5 लाइन लिखना है। इसमें अगर आप देखिए तो अगर आपको समरी पता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता है, जो फैक्ट्स जितने भी है कि इस तारीख में ये हुआ, इसमें फैक्ट, इस इवेंट ये हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं तो मोस्टली बन जाते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो आप जो यहाँ ये आपको शॉर्ट आंसर कहाँ से मिलेंगे, तो आपको जो नोट्स हैं वहां से मिल जाएंगे। अगर नहीं बनाए अच्छे से तो आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक में आपको हर चैप्टर के 10 से 12 शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे। उन शॉर्ट आंसर की पहले आप क्या करिए कि सारे आपने फैक्ट्स याद कर दिए, उसके बाद आप उनकी हिंदी में पढ़िए उन शॉर्ट आंसर को, ठीक है, हिंदी में पढ़िए। हिंदी में आपको समझ में आ गया आंसर, फिर उसको आप इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में सब समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर उसको आप अपने मन से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर मान लो इंग्लिश वाला आपको भूल गया, आपको हिंदी वाली समरी पता है, हिंदी वाला पता है, ठीक है, पूरा नहीं पता लेकिन 70% 80% पता है, उसको आप फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर आप कंपेयर कीजिए, हो सकता है कुछ गलतियां होंगी, कुछ के इंग्लिश नहीं बना होगी, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है, गूगल में सर्च कर लीजिए, कंपेयर करिए, जहाँ गलती हो उसको अंडरलाइन करिए, फिर आप जो है कुछ टाइम बाद फिर से आप उसको लिखिए, ठीक है। तो आप जब इसको आप 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। नॉट अगर 100% सही नहीं होगा तो 80-90% सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप जो आपके नोट्स हो उससे पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक में आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करिए, उसको आप हिंदी में पढ़िए, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके अलावा क्या है कि अगर आप देखेंगे जो आपके नोट्स में है या फिर जो क्वेश्चन बैंक में भी आंसर है, तो कई बार वो आपको 2 से 3 लाइन में दिए हुए आंसर, ठीक है, और चूंकि उसमें 40 वर्ड है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर आप 2 लाइन लिखेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर पूरे नंबर ना दे, कई बार 2-3 नंबर ही देता है, तो उसको आप थोड़ा सा बड़ा करके 4 लाइन का बनाना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको मेन आंसर है वो तो आपने लिख दिया, इसके लिए आप थोड़ा सा 1-2 लाइन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, मतलब जो आपको समरी पता है तो आप देखिए कुछ से रिलेटेड चीजें आप क्या है उसमें ऐड कर सकते हो। जैसा कि मैं एग्जाम्पल दूं, तो आपको जो पहला चैप्टर है लास्ट लेसन, ठीक है, लास्ट लेसन में जो आपको एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा है पीवाईक्यू में, कि एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा क्यों की, ठीक है, व्हाई डिड एमएमएल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो आप उसमें ये लिखेंगे जो मैंने आंसर की, एमएमएल को फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे, और अकॉर्डिंग टू हिम लाइक फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपने लिख दिया, तो ये आपकी 2 लाइनें होंगी, ठीक है। आप इसके अब इसका जो मेन आंसर है वो इतना ही है, लेकिन अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो, अगर आपको समरी पता है, आपने समरी पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा है एक जगह कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, तो एमएमएल कहते हैं कि अगर जैसे मान लो कोई पूरा राष्ट्र, पूरा देश गुलाम है, ठीक है, जेल के अंदर है, प्रिजन के अंदर है, तो और उनके पास उनकी मातृभाषा है, तो वो मातृभाषा उनके लिए कुंजी का काम करेगी, की का काम करेगी, एक्ट एज अ की, तो वो क्या है, वो उस फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि जो आपका फ्रेंच है, एमएमएल है, एमएमएल कह रहे हैं कि हर देशवासी को, हर राष्ट्र के वासी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, शुड रेस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है, आउन जो मातृभाषा है उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, तो आप इन 2-3 लाइन को भी आप उसमें जोड़ सकते हो, तो आपका जो आंसर है वो आपका 4-5 लाइन का बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो बाकी कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर उतने बड़े नहीं है, 2-3 लाइन की है, 2 लाइन की है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप समरी पढ़िए
ये क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिए, उसमें आपको जो है और मतलब उससे रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी, उससे रिलेटेड लाइन उसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए, नोट्स उससे कर लीजिए, और हर चैप्टर 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका जो अगला, और ये सेम टू सेम जो चीज है आपकी सप्लीमेंट्री में भी अप्लाई होती है, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, एक जैसे चैप्टर्स होते हैं, मतलब गद्दे जैसे होते हैं, पैराग्राफ वाइज, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें आपको सप्लीमेंट्री में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। इसका जो आपका आता है लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर आपका जो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपको लिखना होता है, और इसकी जो शब्द सीमा होती है वो होती है 80 वर्ड्स, ठीक है। तो 60 to 80 वर्ड्स होती है, तो ये आपको लिखना है 7 नंबर का है चूंकि, तो ये आपको लिखना है 1 से 1.5 पेज। ट्राई करना कि मिनिमम 1 पेज हो, ठीक है, एक पेज, सवा पेज, 1.5 पेज तक, ठीक है। 1.5 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ, आपको लग रहा है कि मेरा बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, आर्टिकल लिख लिया, लेटर लिख लिया, तो आप वो 1.5 को 1.25-2 कर सकते हो, लेकिन आइडियली आपका 1 से 1.5 पेज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कैसे लिखना है, तो आप इसमें क्या करिए कि एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, जो बहुत अच्छी लाइन है, कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड या टेकन फ्रॉम द, यहाँ पे आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए, ठीक है। जैसे अगर लास्ट लेसन से है क्वेश्चन, तो आप लास्ट लेसन का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और रिटन बाय, यहाँ पे आप राइटर का नाम लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्या है, आपके 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी डेडलाइन बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा आपका जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो आपका जो टीचर है चेक कर रहा है, उसके मन में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको उससे ये पता चल जाएगा कि आपको जो चैप्टर का नाम है वो भी पता है, और जो आपका राइटर का नाम है वो पता है, ऑथर का नाम। तो इससे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंपेयर टू अदर्स। तो आप इस लाइन को ऐड कर सकते हो रोज के लॉन्ग आंसर में भी और सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर में। शॉर्ट आंसर में इसको ऐड मत करना, क्योंकि शॉर्ट आंसर में जो आपके आंसर होते हैं वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपका मैन है। तो उसमें आप अगर एक डेडलाइंस को यूज कर लेंगे तो फिर वो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप जो मैन आंसर वो लिखिए। अगर बहुत रेयर केस में अगर मान लो आपको कोई शॉर्ट आंसर दिया है, उसको आपका आंसर नहीं पता, एक लाइन ही बन रहा है, नहीं पता आपको कुछ भी, तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हो। नॉर्मली मैं कहूंगा कि आप ये लाइन आप शॉर्ट आंसर में ऐड मत करिए, लॉन्ग आंसर में ही कीजिए सिर्फ, ठीक है। तो आप इससे आप जो है डेडलाइन आपकी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद लिखना कैसे है लॉन्ग आंसर को, तो अगर आप देखेंगे हर चैप्टर से 2 लॉन्ग आंसर नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 5 चैप्टर हैं, तो आप 9-10 लॉन्ग आंसर तैयार कर लीजिए, हर चैप्टर से 2, ठीक है। तो आपका मोस्ट लाइकली चांस है कि एक फंस जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 5 चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर से, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से आप जितने भी लॉन्ग आंसर बन सकते हैं, 3-4 लॉन्ग आंसर, वो सारे याद कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपका एक 100% फंस जाएगा, क्योंकि एक आपके बाकी 2 से होगा लॉन्ग आंसर, जो कि 2 ऑप्शन में आते हैं, एक आपके स्टार्टिंग में 3 से होगा। तो आप वो देख सकते हो जिसमें आपको बेस्ट लगे, इजी लगे। कैसे करना है, तो आप इसके लिए आपको समरी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समरी पता है तो आप लॉन्ग आंसर इजीली लिख देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लॉन्ग आंसर का जो होता है, उसमें जो क्वेश्चन वो शॉर्ट टाइप ही होता है, उसका जो आंसर होगा वो 5 से 6 लाइन का होगा, मेन आंसर, ठीक है। लेकिन आपको उसको बढ़ा चढ़ा के 1 से 1.5 पेज में करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, वो लाइन जो मैंने बताई, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, वो लिख दीजिए स्टार्टिंग में, फिर पैराग्राफ चेंज करके आप इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। ये आपको हेडिंग नहीं डालनी है इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं बता, इसमें आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है, आप इंट्रोडक्शन लिखिए। जो वैसे कोई क्वेश्चन है उसमें कैरेक्टर के बारे में से रिलेटेड है, तो उस कैरेक्टर के बारे में लिखिए कि वो कैरेक्टर क्या है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो आपके टाइगर किंग चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, तो उसमें से अगर एक क्वेश्चन आया जैसे कि टाइगर किंग ने जो है 100 टाइगर जो है मारने का प्रण क्यों लिया था, ठीक है, कि उसने डिसाइड किया कि मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा, ठीक है। तो इसका आप कैसे कर सकते हो, आप पहले बता सकते हो टाइगर किंग कौन था, कहाँ रहता था, उसका नाम, पूरा नाम क्या था अगर याद हो, ठीक है, और उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ठीक है, उसकी कौन सी राशि थी, और उसमें क्या ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारा जो बाघ है वो शत्रु होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए उस कैरेक्टर के बारे में, टाइगर किंग कौन था, 2 से 3 लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करिए, जो आपका मेन आंसर है, ठीक है, 5 से 6 लाइन का, वो उसको लिखने से पहले आप जो है स्टार्टिंग में 2 से 3 लाइन उस स्टोरी के स्टार्टिंग में ऐड करिए। जैसे इसमें है कि 100 टाइगर क्यों मारा, तो आप ये बता सकते हो कि उसने पहले 1 टाइगर मारा, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि मैं डरता नहीं हूं और ज्योतिषी गलत है। वो टाइगर वो ज्योतिषी के पास ले गया, ज्योतिषी ने कहा कि तुमने इस टाइगर को तो मार दिया, लेकिन जो तुम्हारा 100 टाइगर होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, दैट विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ।
ठीक है। इसलिए फिर वो 100 टाइगर मारने का वो करता है, ठीक है। तो फिर वो 70 टाइगर, अब वो एक एक करके सारे टाइगर्स मारता है, सबको पूरे राज्य में शिकार प्रतिबंध कर देता है, सिर्फ वही शिकार करता है, ठीक है। 70 टाइगर मारता है, लेकिन फिर वहां पे वो हो जाता है कि टाइगर की कमी हो जाती है, फिर वो आसपास के राज्यों में देखता है, ठीक है। तो वो सब आप पूरी कहानी बता सकते हो जो आपको मेन आंसर है। तो आपको स्टार्टिंग में पहले बताना है कि उसने पहले एक टाइगर मारा, फिर वो वहां पे ले गया पूरे जुलूस के साथ। वो पूरी लाइन आपको स्टोरी स्टार्टिंग की बतानी है, फिर आपको अपना मेन आंसर लिखना है, फिर आपको थोड़ी सी स्टोरी 3-4 लाइन की एंड में जोड़ना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पूरे 1 से 1.5 पेज बन जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रख सकते हो आप कि ऐसे जो आपका मेन आंसर है 5 से 6 लाइन का, जो उसका डायरेक्ट आंसर है, उसको आप जो है उसमें आप काले पेन का यूज कर लीजिए, या अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड्स को। जिससे क्या होगा कि वो 5 से 6 लाइन वाला जो आपका इंपॉर्टेंट आंसर है, वो आपको जैसे वो एग्जामिनर चेक करेगा उसको क्लियरली दिखाई देगा कि हाँ ये मेन आंसर है और ये उसके आसपास की स्टोरी है, ठीक है। तो उसे चेक करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए कि जो मेन आंसर है उसको आपको जो है अंडरलाइन कर लीजिए या काले पेन से लिख दिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी 5 से 6 लाइन काले पेन से लिखनी है, ऐसा नहीं करना। आपको उस पार्ट में ज्यादा मतलब कंपेयर टू अदर पार्ट में उस पार्ट में आपको ज्यादा काले पेन का यूज करना है, ज्यादा अंडरलाइन करनी है वर्ड, जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का मेन आंसर जो है वो ये है, ठीक है। तो ये आपको जो है ऐसे लॉन्ग आंसर की तैयारी करनी है कि, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको क्वेश्चन बैंक में लॉन्ग आंसर मिल जाएगा, उसकी आप हिंदी में पढ़िए, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको समरी पता है तो आपको लॉन्ग आंसर बनाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जैसे मैंने बताया कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो मेन आंसर है उसके स्टार्टिंग में 2-3 लाइन जोड़नी है स्टोरी के, और इसके एंड में जोड़नी है, ठीक है। तो अगर आपको समरी याद है तो आपको इजिली एक लॉन्ग आंसर बन जाएगा। और अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग आती है, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है, तो आपको बन जाएगा। तो इसके बाद जो आपका आता है वो आता है पोइट्री। तो पोइट्री में आपकी 2 चीजें, सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा। पोइट्री में भी आपको वही करना है कि समरी पहले पढ़ना है। समरी पहले आप किताब से पढ़ सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली जैसे हिंदी में पद होता है तो उसकी जो व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू गद्य के। तो ऐसे ही इसमें पोइट्री में भी जो आपका समरी निकालना उतना इजी नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो, उससे समझ में आ जाए आपकी समरी। फिर जो स्टैंजा में आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जो पैराग्राफ है उससे क्वेश्चन है, अगर आपको समरी पता है तो उस क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली बन जाएंगे। हर चैप्टर से आपको 4 से 5 स्टैंजा होंगे, टोटल 4 से 5 चैप्टर हैं। इसमें चूंकि एक ही स्टैंजा आता है, कोई ऑप्शन में नहीं आता दूसरा स्टैंजा, तो आप ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा सारे कवर कर सको स्टैंजा। सारे स्टैंजा को आप मिनिमम एक बार पढ़ लो, ठीक है। और जो इंपोर्टेंट स्टैंजा है उसको आप 3-4 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपको कहां पता चलेगा कौन से स्टैंजा है, तो उसकी मैं एक लिस्ट बना दूंगा और आप पीवाईक्यू में भी देख सकते हो। और सेंट्रल आइडिया बेसिकली क्या आपकी समरी है, उसमें सेंट्रल आइडिया में भी आप ये लाइन जोड़ सकते हो, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। ये आप जो है ऐसे लाइन जोड़ सकते हो, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर का नेम या ऑथर का नेम। अगर ऐसे ही जोड़ना तो आप दूसरे वे में आप लिख सकते हो कि चैप्टर का नेम और राइटर का नेम, ठीक है। और इसके अलावा आप समरी बता सकते हो, जो समरी है उसको आप सेंट्रल आइडिया लिखना है। कितना लिखना है, ये आपका लिखना है आधा पेज, ठीक है। ट्राई करना है कि मिनिमम आधा पेज हो, आधे से पौन पेज आपको लिखना है। और जो स्टैंडर्ड के आपके जो क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर के, उसमें आपको 2 से 3 लाइन लिखना है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको 4 से 5 लाइन लिखना है, ये आपको लिखना है 1 से 1.5 पेज। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो ग्रामर की वीडियो है कि कैसे लेटर लिखना है, उसका क्या फॉर्मेट है, आर्टिकल कैसे लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वोकैबुलरी कैसे पढ़ें, ये ग्रामर कैसे पढ़ें, उसकी वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। इसके अलावा अलग सब्जेक्ट से केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, उसकी वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।